निशा के मुंह से पद्मिनी का नाम सुनकर सुहानी दंग रह जाती है। वो निशा से कहती है, पद्मिनी सिंघानिया ने मेरे खिलाफ क्यों कंप्लेन किया? उन्हें क्या लगता है सना को मैंने मारा है? निशा चिढ़कर कहती है, सुहानी, शिमला का हर इंसान जानता है कि पुराने रोड पर होने वाले मर्डर के पीछे कौन जिम्मेदार है। उस पद्मिनी को भी ये बात पता होगी। मुझे लग रहा है कि बात कुछ और ही है। अगर मेरी यह कहानी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। कुछ देर सोचने के बाद निशा कहती है, तेरी उससे लड़ाई तो नहीं हुई है ना? सुहानी तुरंत जवाब देती है, नहीं यार, मैं यहाँ स्कॉलरशिप में आई हूँ। ऐसे में मैं अपने कॉलेज के ट्रस्टी से क्यों दुश्मनी करूँगी? निशा को भी सुहानी की ये बात सही लगती है। वो आगे कहती है, फिर ये पद्मिनी तेरे पीछे क्यों पड़ी है? सुहानी के पास निशा के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो दोनों बस कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देख रहे थे। रात हो गई थी। निशा और सुहानी डिनर करके अपने रूम में आ गए थे। सुहानी अपने बेड पर बैठे किसी सोच में डूबी थी। यह देखकर निशा कहती, सुहानी, तू क्या सोच रही है? सोना नहीं है क्या तुझे? निशा का सवाल सुनकर सुहानी के चेहरे की परेशानी और बढ़ जाती है। निशा सुहानी के पास जाकर बैठ जाती है। उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर कहती है, सुहानी, क्या बात है? सुहानी परेशान होकर कहते हैं, निशा, मुझे अब सोने से भी डर लगता है। डर लगता है? लेकिन क्यों? निशा कहती है। सुहानी जवाब देती है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं आज भी मैं सपने में किसी की मौत ना देख लूं, और अगर मैं नींद में फिर से उस विशिंग बेल की तरफ चली गई तो? निशा कुछ देर सोचने के बाद कहती है, मैं एक काम करती हूँ, आज इस रूम को लॉक कर देती हूँ। अगर तुम नींद में चलोगे भी तो भी इस रूम से बाहर नहीं जा पाओगी। ये कहकर निशा अपने बेड से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है और उसे लॉक कर देती है। निशा वापस बेड पर बैठकर कहती है, अब ठीक है? सुहानी कंफ्यूज होकर हाँ में अपना सर हिला देती है। इसके बाद निशा और सुहानी दोनों अपने बेड पर सो जाती हैं। सुहानी पिछली रात ठीक से नहीं सो पाई थी, इसलिए आज उसे जल्दी ही नींद आ जाती है। आधी रात हो चुकी थी। सुहानी अपनी बेड पर गहरी नींद में सोई थी, लेकिन इस वक्त उसका चेहरा शांत नहीं था। वो नींद में भी बेचैन लग रही थी। आज रात सुहानी फिर से वही सपना देख रही थी। विशिंग बेल के पास वही लड़की खड़ी थी, नीचे देख रही थी। उस लड़की के सामने एक और लड़की जमीन पर पड़ी हुई थी। सुहानी जब उस जमीन पर पड़ी हुई लड़की का चेहरा देखती है तो डर से उसकी नींद टूट जाती है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि निशा थी। सुहानी फौरन उठकर बैठ जाती है। डर से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो फौरन निशा के बेड की तरफ देखती है। बेड पर निशा नहीं थी। यह देखकर सुहानी के दिल की धड़कन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो घबराते हुए कमरे के चारों तरफ निशा को देखने लगती, लेकिन निशा वहां कहीं पर भी नहीं थी। सुहानी उठकर वॉशरूम में निशा को चेक करती है। निशा वहां पर भी नहीं थी। तभी उसकी नजर अपने रूम के दरवाजे पर जाती है। दरवाजा खुला हुआ था। यह देखकर सुहानी अपनी जगह पर ही जम जाती है। क्या उस साये ने निशा को भी? यह सोचकर ही सुहानी की रूह कांप जाती थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक सुहानी अपने बेड की तरफ बढ़ती है और कुछ ढूंढने लगती है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे अपना मोबाइल मिलता है। सुहानी बिना कुछ सोचे सीधा युवराज को कॉल करती है। इस मुश्किल वक्त में भी उसे युवराज के अलावा कोई नहीं सूझ रहा था। युवराज को कॉल तो जा रहा था, लेकिन उधर से कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। सुहानी उसे फिर से कॉल करती है। फिर से युवराज की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अपना कॉल आंसर ना होने पर सुहानी मोबाइल पकड़कर हॉस्टल के बाहर चली जाती है। जैसे ही सुहानी हॉस्टल से बाहर निकलती है तो वहां का नज़ारा देखकर उसे डर लगने लगता है। अमावस्या की रात होने की वजह से चारों तरफ घना अंधेरा था। हर तरफ सन्नाटे के बीच उल्लू की अजीब और डरावनी आवाजें सुहानी को और भी ज्यादा डरा रही थी। सुहानी अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके तेजी से भागते हुए पुराने रोड की तरफ बढ़ जाती है। पुराने रोड से हॉस्टल के बीच की दूरी लगभग 2 किलोमीटर थी। सुहानी बड़ी तेजी से पुराने रोड की तरफ भाग रही थी। आधी दूरी तय करने के बाद सुहानी थक जाती है और वहीं रुककर हाँफने लगती है। तभी उसका फोन बजता है। सुहानी जब अपने मोबाइल के स्क्रीन की तरफ देखती है तो उस पर युवराज का नाम लिखा था। सुहानी फोन उठाकर हाँफते हुए कहती है, हेलो युवराज सर। सुहानी की डरी और हाँफती आवाज सुनकर युवराज अलर्ट हो जाता है। वो फौरन कहता है, सुहानी, क्या हुआ? तुमने इतनी रात को इतने कॉल्स क्यों किए? और तुम हाँफ क्यों रही हो?
सुहानी तेजी से आगे बढ़ते हुए कहती, युवराज सर, मैंने आज सपने में निशा को विशिंग वेल के पास देखा और अब वो रूम में नहीं है। यह सुनकर युवराज के चेहरे के भाव और भी ज्यादा गहरे हो जाते हैं। वो कहता है, अभी कहाँ हो तुम? सुहानी जवाब देती है, मैं पुराने रोड की तरफ जा रही हूँ। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी खुद को समझती क्या है। क्या उसे अपने जान की फिक्र भी नहीं है, या फिर उसे लगता है कि वो उस साये का सामना कर सकती है। युवराज बिना टाइम वेस्ट किए अपनी कार कीज को लेकर पुराने रोड की तरफ बढ़ जाता है। सुहानी अभी भी बड़ी तेजी से रोड पर चल रही थी, लेकिन डर, ठंड और थकान की वजह से उसके पैर कांपने लगे थे। सुहानी हड़बड़ी में हॉस्टल से निकली थी, इसलिए उसने ना तो गर्म कपड़े लिए थे ना शॉल लिया था। लेकिन इन सब बातों की परवाह किए बिना उसके कदम लगातार विशिंग वेल की तरफ बढ़ रहे थे। सुहानी के मन में रह रहकर बस एक ही ख्याल आ रहा था, क्या उसने निशा को भी बाकी लोगों की तरह मार दिया होगा? यह ख्याल हर पल सुहानी की जान ले रहा था। इसी बीच वो देखती है कि एक तेज रोशनी पीछे से उसकी तरफ बढ़ रही थी। सुहानी फौरन पीछे मुड़कर देखती है। वो रोशनी कार की हेडलाइट की थी। कुछ ही पलों में एक तेज कार सुहानी के पास आकर रुक जाती है और उस कार से युवराज बाहर निकलता है। सुहानी युवराज दीवान को देखकर थोड़ा रिलैक्स्ड फील करती है। युवराज सुहानी के पास आकर एक नज़र उसे अच्छे से देखता है। जब उसे तसल्ली हो जाती है कि सुहानी बिल्कुल ठीक है, तो वो कहता है, कार में बैठो। वो दोनों बिना समय गंवाए कार में बैठ जाते हैं। कार के बैठने के बाद युवराज कार स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। अब युवराज का चेहरा और सीरियस हो जाता है। उसे अब किसी अनहोनी का एहसास होने लगता है, तो वो फिर से चाबी घुमाता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। उसके कई बार कोशिश करने पर भी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। यह देखकर सुहानी कहती, युवराज सर, क्या हुआ? युवराज कोई जवाब नहीं देता। वो बस खामोशी से कुछ सोचते हुए अपने चारों तरफ देखता है। युवराज और सुहानी कार की फ्रंट सीट पर बैठे थे। तभी अचानक से युवराज सुहानी को पकड़कर खुद भी नीचे झुक जाता है। अगले ही पल एक उल्लू तेजी से उड़ते हुए युवराज की कार की तरफ आता है और कार की विंड स्क्रीन से टकरा जाता है। विंड स्क्रीन पूरी तरह से टूट जाती है। युवराज और सुहानी पीछे झुके हुए थे, इसलिए उन्हें चोट नहीं लगती। युवराज फौरन सुहानी से कहता है, बाहर निकलो। युवराज के कहते ही वो दोनों कार से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं, तभी एक बड़ा सा पेड़ कार के ऊपर गिर जाता है। पेड़ के गिरने से वो कार अब पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। अगर इस वक्त कोई इंसान उस कार के अंदर बैठा होता तो उसका बचना लगभग नामुमकिन था। युवराज भागकर सुहानी के पास आता है और उसका हाथ पकड़ कहता है, तुम ठीक हो? युवराज की आंखों में सुहानी के लिए डर साफ दिख रहा था। यह सब देखकर सुहानी बहुत डर गई थी। डर की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बस हाँ में अपना सर हिला देती है। युवराज को अपने आसपास कुछ महसूस होता है और वो अपने मन में कहता है, वो यहीं पर है। इसके बाद युवराज सुहानी से कहता है, चलो यहाँ से। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सुहानी अपने कदम नहीं बढ़ाती। युवराज वहीं रुककर सुहानी को सवालिया नजरों से देखने लगता है। सुहानी कहती है, मैं निशा के बिना वापस नहीं जाऊंगी। युवराज समझ जाता है कि सुहानी उसके बात करने से भी निमानने वाली नहीं है। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, ठीक है। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर पुराने रोड की तरफ बढ़ जाता है। वो दोनों तेजी से विशिंग वेल की तरफ ही जा रहे थे। तभी सुहानी को अपने कान के बिल्कुल करीब से फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, सुहानी। यह सुनकर सुहानी चलते हुए अपनी दाईं तरफ देखती है और अपना बैलेंस खो देती है। बैलेंस बिगड़ने की वजह से सुहानी नीचे गिर जाती है और युवराज का हाथ उससे छूट जाता है। सुहानी अब सड़क पर पड़ी हुई थी और तभी एक पेड़ बड़ी तेजी से उसके ऊपर गिरने लगता है। सुहानी के लिए इतनी जल्दी वहां से हट पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इस वक्त उसके साथ युवराज तो खड़ा था ही। युवराज फौरन सुहानी को पकड़कर पीछे की तरफ खींच लेता है। इसे सुहानी की जान तो बच जाती है, लेकिन उसका एक पैर उस पेड़ की डाल के नीचे आ जाता है। सुहानी को तेज दर्द होता है और उसकी चीख निकल जाती है। युवराज सुहानी के पास घुटने के बल बैठ जाता है और उसका पैर पेड़ के नीचे से बाहर निकाल देता है। वो दोनों सड़क पर बैठे हुए थे। तभी एक साया तेजी से सुहानी के पास से छूते हुए उसे गुजरता है। ये सब एक के बाद एक इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था कि युवराज को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उस साये के जाते ही सुहानी को अपने गर्दन के पास बहुत तेज दर्द महसूस होता है। सुहानी अपना हाथ जब अपने गर्दन पर देखती है
तो उसे कुछ नमी महसूस होती है। सुहानी समझ जाती है कि ये नमी खून की है और उसे गले में चोट लगी। सुहानी का ये चोट देखकर युवराज और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वह सुहानी को अपना सहारा देकर खड़ा करता है। सुहानी के पैर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा था, जो युवराज का सहारा लेकर चलने की कोशिश करती है, लेकिन वो चल नहीं पा रही थी। तभी वो साया फिर से उसी स्पीड से सुहानी की तरफ बढ़ता है। यह देखकर युवराज के चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं। जैसे ही वो साया सुहानी को छूने वाला होता है, सुहानी डरकर अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लेती है। इससे पहले वो साया सुहानी पर हमला कर पाता, युवराज सुहानी के सामने आ जाता है। युवराज के ऐसा करने पर वो साया इस बार युवराज को छूकर चला जाता है। साया के युवराज को छूते ही वहां एक भयानक आवाज गूंज जाती है और अगले ही पल वहां सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ पल पहले चारों तरफ जो हलचल हो रही थी वो अब बिल्कुल बंद हो गई थी। चारों तरफ फिर से वही सन्नाटा छा गया था। अगर कोई आवाज आ रही थी तो वो आवाज सुहानी और युवराज की तेज सांसों की थी। कुछ देर बाद जब सुहानी को एहसास होता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ था, तो अपना हाथ अपने चेहरे से हटाती है। आंखें खोलने पर वो देखती है कि अब वहां पर वो साया नहीं है और उसके सामने युवराज खड़ा है। क्या वो साया चला गया? सुहानी हैरान होकर पूछती है। हाँ, युवराज जवाब देता है। सुहानी डर और कंफ्यूजन के साथ कहती है, कहीं वह फिर से तो वापस नहीं आएगा ना? युवराज सुहानी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता और अपने आसपास देखने लगता है। वहां सड़क पर सुहानी का मोबाइल पड़ा हुआ था, जिसकी फ्लैश लाइट अभी भी ऑन थी। युवराज उस मोबाइल को उठाता है और उसे सुहानी की तरफ बढ़ा देता है। सुहानी एक नजर युवराज की ओर देखती है, जो बिना किसी भाव के दूसरी तरफ देख रहा था। सुहानी युवराज से अपना फोन लेकर उसमें टाइम देखती है। अभी सुबह के 4:15 बजे थे। यह देखकर सुहानी को कुछ याद आता है और वो कहती है, अच्छा, तो इसीलिए वो साया चला गया। युवराज को सुहानी की बातें समझ में नहीं आती। वो कंफ्यूज होकर कहता है, क्या? सुहानी आगे कहती है, मैंने सुना है कि सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है और इसके बाद से बुरी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। शायद इसी वजह से वो साया मुझे बिना मारे ही चला गया। युवराज का इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसे पता था कि उस साये को वहां से जाने की वजह कुछ और ही थी। तभी सुहानी को निशा की याद आती। वो हड़बड़ाते हुए कहती, युवराज सर, हम उस विशिंग बेल के बस कुछ ही कदम की दूरी पर हैं। चलिए, हमें निशा को ढूंढना है। युवराज सुहानी को सहारा देकर उस विशिंग बेल की तरफ बढ़ जाता है। सुहानी ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन युवराज के हाथ पर भी एक पंजे से बना निशान था, जिससे खून बह रहा था। युवराज उस हाथ को पीछे कर लेता है, जिससे सुहानी की नजर उस पर ना पड़े। कुछ ही देर के बाद वो दोनों विशिंग बेल के सामने थे। वहां पहुंचते ही सुहानी बेचैन होकर निशा को ढूंढने लगती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुहानी पागलों की तरह इधर उधर निशा को ढूंढने लगती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। निशा वहां पर थी ही नहीं। कुछ देर तक उसे ढूंढने के बाद सुहानी की हिम्मत भी जवाब दे जाती है। उसके आंखों से अब आंसू बहने लगते हैं और वो घुटने के बल जमीन पर बैठकर रोने लगती है। युवराज को भी अब यही लग रहा था कि निशा भी बाकी लोगों की तरह उस साये का शिकार बन गई है। उसे निशा के लिए काफी दुख हो रहा था और साथ ही सुहानी की ऐसी हालत देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो सुहानी के पास जाकर घुटने के बल बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सुहानी को कैसे हैंडल करे। वो अपना हाथ उठाकर सुहानी के कंधे की तरफ बढ़ाता है, लेकिन अपने हाथ को वो हवा में ही रोक लेता है। तभी सुहानी का फोन बजता है और युवराज अपना हाथ पीछे ले लेता है। सुहानी निशा की खबर मिलने की उम्मीद से फौरन फोन उठाती है। फोन से एक आदमी की आवाज आती, हेलो, क्या आप सुहानी शर्मा हैं? जी, सुहानी आंसू पोंछते हुए कहती है। इस पर वो आदमी कहता, आपकी दोस्त निशा सिंह सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है, आप जल्दी से आ जाइए। इस कहानी के एपिसोड्स को आगे भी जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मेरे एपिसोड्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।